हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब लोग। आज है 3 जुलाई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और स्क्रीन में ही एक न्यूज़ है द प्रिंट का। क्या है न्यूज़? जो बांग्लादेश है, हमारा जो नेबर कंट्री है, वो अपना जो मोंगला पोर्ट है वो दे देते हैं चाइना को। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई भाई। एक एक दूसरे का जो आज बायलैटरल टाइज होता है वो तो चलते रहता है, इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें बड़ी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन 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 ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। क्यों अलार्मिंग सिचुएशन है? क्योंकि मोंगला जो पोर्ट है वो भारत का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 100 किलोमीटर के आसपास ही है। ये पोर्ट की जो दूरी है, तो वहाँ जब आकर चाइना बैठेगा, यहाँ पर जो अपना जो मिलिट्री बेस है, नेवल बेस है, उसको जब खोलेगा तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन जाएगा इंडिया के सोवरेनिटी के लिए। उस पर जो थ्रेट है वो बहुत बढ़ जाएगा। वैसे भी इंडिया चाइना राइवलरीज कोई छुपी नहीं है कि जैसे ही डोकलाम हुआ 2020 में, उसके बाद से ये बहुत बड़ा जो मिल जो क्या बोल सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है, वो निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि चाइना पर ट्रस्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी हमारे जो रिलेशन है वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं पास में। जैसे कि नेहरू जी के टाइम में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हम देते रह गए, और वो पीठ पीछे छुरा घोप के जो युद्ध हम पे थोप गए थे, उससे हमको सबक लेने की ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो पॉलिसी मेकिंग इशू है उसको हम कह सकते हैं। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या मैटर है, क्या मसला है। तो देखते हैं बांग्लादेश के जो पीएम हैं, पीएम तारिक रहमान, वो विजिट करते हैं चाइना को विजिट क्यों करते हैं? ये इनका सेकंड विजिट है। सेकंड विजिट किसका? ये सेकंड स्टेट बोल सकते हैं। स्टेट मतलब होता है, स्टेट पॉलिटिकल साइंस की भाषा में स्टेट का मतलब होता है कोई कंट्री है, उसको विजिट करते हैं दूसरे नंबर पे। क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हम बना के रखने की कोशिश करते हैं। और जब भी आफ्टर इलेक्शन कोई भी प्रधानमंत्री होते हैं इंडिया के, या फिर हमारे नेबर कंट्री से जैसे बांग्लादेश है, तो पहले जो शेख हसीना के टाइम में थे, तो पहले सब यदि इलेक्शन में वो विजयी होते हैं तो वहाँ के जो पीएम होते हैं वो सबसे पहले प्रेफर करता है कि जो इंडिया मेजर इकोनॉमीज है, जो एकदम जिसके साथ हम बॉर्डर टू बॉर्डर कांटेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो बांग्लादेश के पीएम यह कोशिश करते हैं कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सेकंड स्टेट या फॉरेन विजिट है तारिक रहमान, जो वहाँ पे जो कि मिलिट्री कू, जो तख्ता पलट हुए थे शेख हसीना जी के टाइम में। तो उसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस केयर टेकर, मोहम्मद यूनुस जो केयर टेकर गवर्नमेंट चला रहे थे, उसके बाद में फिर इलेक्शन होता है वहाँ पे। और इलेक्शन होने पे ये तारिक रहमान जी हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो फर्स्ट विजिट होता है इनका, वो होता है मलेशिया। मलेशिया में पहला विजिट करते हैं, और सेकंड विजिट के लिए वो पहुंच जाते हैं चाइना। वो इंडिया को प्रेफर नहीं करते, जबकि वो चाइना को प्रेफर करते हैं। तो तारिक रहमान जो बांग्लादेश बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है उसके वो कैंडिडेट हैं, और उसमें वो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जीत के देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे इतिहास में हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो नेशनलिस्टिक पार्टी है, जो सबसे पहले सत्ता में आई थी 1991 में। जो प्रधानमंत्री बीएनपी जो खालिदा जिया, जो इनकी जो तारिक रहमान है उसकी मदर है, तारिक रहमान है उनकी जो मदर थी, और कुछ समय पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। सॉरी। तो 1900 लेके 2001 तक जो बांग्लादेश में खालिदा जिया प्रधानमंत्री के रूप में शासन करती है। तो उस समय जो एन बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एंटी इंडिया थी।
एंटी इंडिया थी, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में जो भी इंडिया के हित है उसको अवॉइड करना, उसके सेंटिमेंट्स की केयर न करना, एंड प्रो पाकिस्तान पॉलिसी। प्रो पाकिस्तान मतलब जो इंडिया के राइवलरीज हैं, जैसा कि पाकिस्तान तो है ही, इसमें बोल सकते हैं चाइना, या बोल सकते हैं टर्की, जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो पॉलिसी थी उसको फॉलो करती थी। क्योंकि 1991 से पहले शेख हसीना या फिर उनके जो फादर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, वो प्रधानमंत्री के पोस्ट में रहे थे, तो उनके समय जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी जो है प्रो इंडिया थी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। उनको इंडिया को मतलब बांग्लादेश को 1970 में 1971 में पाकिस्तान के जो एट्रोसिटीज एट्रोसिटीज थे उससे हमने लिबरेट कराया है। तो हमने जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी, हथियार प्रोवाइड किए, और जो पाकिस्तान के एट्रोसिटीज थी उनसे बचने के लिए हर संभव प्रयास किए। जो वहाँ पे जो रिफ्यूजीज थे बॉर्डर क्रॉस करके पैन इंडिया वो फैल गए। असम असम का उदाहरण तो आप जानते ही, असम बांग्लादेश से बॉर्डर लगा है, मेघालय, त्रिपुरा, इन सब एरिया में ये लोग फैल गए थे। और जैसे कुछ समय पहले ही हम बात कर रहे थे कि इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये जो तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के पहले जस्ट वो इंटरिम गवर्नमेंट थे, और इंटरिम गवर्नमेंट के को कौन चला रहे थे? मोहम्मद यूनुस। जो मिलिट्री को के जस्ट बाद में मोहम्मद यूनुस को केयर टेकर गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट चलाने का उसको वो बनाया गया था, मुखिया बनाया गया था। तो उस समय भी जो मोहम्मद यूनुस के टाइम में भी जो एट्रोसिटीज हो रही थी रिलीजन के बेस पे, वहाँ जो बांग्लादेश पे जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, या अदर धर्म के लोग हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो इस्लामिक रूल को फॉलो करता है, और वहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उस पर एट्रोसिटीज मोहम्मद यूनुस के टाइम में भी हुई है। तो और गवर्नमेंट जो है, जो ये इंट्रीम गवर्नमेंट है, वो नथिंग टू डू, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोई कदम नहीं उठाती थी। जैसा कि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब हम बांग्लादेश गए थे तो उस समय मंदिरों को, जिस मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया था उस मंदिर को तोड़ दिया गया, वहाँ की जो मूर्ति है उसको म्यूटिलेट कर दिया गया था, वहाँ पे घुस के पूरे मंदिर को, आर्किटेक्चर को नुकसान पहुंचाया गया था, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। तो ऐसा है, तो आइडियोलॉजी क्लोज्ड टू पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की, क्योंकि हमने देखा है कि मोहम्मद यूनिस या फिर तारिक रहमान को, मुझे लगता है ये उनको प्रॉब्लम कर रहा होगा कि ये शेख हसीना जो यहाँ से मिलिट्री coup के जस्ट पहले वो भारत आ जाती हैं, और ये जो बांग्लादेश में ये आवाज़ उठती है कि शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को सौंप दे, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया। तो ऐसा हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस है, या उसके बाद जो इलेक्शन के बाद तारिक रहमान आते हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट को संभालते हैं, उन्होंने भी अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम में ये कहा है कि शेख हसीना को भारत द्वारा हमको सौंपना चाहिए, हमको मतलब बांग्लादेश को सौंपना चाहिए। और वहाँ पे उसको, जैसा कि आप जानते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुनाई है। तो इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण पाकिस्तान, चाइना और टर्की, जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं, उनकी ओर ये टिल्टेड होते हैं। कौन? बांग्लादेश। मतलब ये एक प्रकार से इंडिया के हितों को नजरअंदाज करना है। लेकिन इंडिया ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए, जैसे कि जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो वेटरन थे और फॉर्मर पीएम खालिदा जिया, जो मदर भी है
रहमान अभी जो करंट में पीएम है, उनकी मदर है, वो उनकी जब डेथ हो जाती है, खालिदा जिया फॉरेन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, तब भारत के जो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो जाके उस समय ये जस्ट एक्साइल होके आए रहते हैं, क्योंकि ये एक्साइल में रहते हैं। तारिक रहमान एक्साइल में लंदन में रहते हैं। वो जब खालिदा जिया की जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होती है, खराब रहती है, बहुत ज़्यादा खराब रहती है, तब वो लंदन से बांग्लादेश आते हैं। तब फॉरेन मिनिस्टर शोक संदेश के तहत उनसे मिलते हैं और उसको भारत का पैगाम सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे भेजा है और उनका ये संदेश है, हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं। ऐसा मतलब जो भी फॉरेन पॉलिसी के तहत एक पॉलिसी हो सकती है किसी कंट्री की उसके तहत भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाके तारिक रहमान से मिलते हैं। तो और उसके कुछ समय बाद ही इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट होता है और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी है वह क्लीन क्लीन स्वीप कर जाती है इलेक्शन में और बांग्लादेश में मेजॉरिटी पार्टी के रूप में उभरती है और बहुत ज़्यादा सीट जो पाकिस्तान की संसद है उसमें वो गेन करती हैं। और तो फिर इंडिया भी जो सिग्नल्स भेजती कि हम जो भी डिफरेंसेस रहे हैं उसको टेबल में बैठ के बातचीत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। तो ये तो हुई डिप्लोमेसी की बात, लेकिन जो प्रधान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तारिक रहमान बांग्लादेश के, तो आफ्टर ईच इलेक्शन जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है वो जो फर्स्ट यदि फॉरेन विजिट की बात होती है, फॉरेन विजिट की बात होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है विजिटेड इंडिया फर्स्ट, तो इंडिया को फर्स्ट विजिट करना उसकी प्रायोरिटी होती है। तो जैसे हमारे कॉर्डियल रिलेशन शेख मुजीबुर रहमान के टाइम से रहा है, उसके बाद में शेख हसीना के समय भी हमारे अच्छे रिलेशन रहा है, लेकिन जो खालिदा जिया 1991 से 2001 तक पीएम थी उसमें हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे थे। और जो तारिक रहमान जो अभी फर्स्ट विजिट के लिए मलेशिया, फिर उसके बाद में सेकंड विजिट में वो कहा जाते हैं चाइना, मतलब उनकी प्रायोरिटी में इंडिया कहीं भी नहीं था। सेकंड विजिट में वो चाहते तो इंडिया आ सकते थे, खैर किसी फर्स्ट विजिट जहाँ जाना है, क्या मलेशिया से अच्छे रिश्ते रखना चाहते प्रधान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सेकंड विजिट के लिए वो इंडिया को वो चूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चाइना को चूज़ किया। तो ये सिम्बॉलिक जो मैसेज जाता है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनने के बाद नेबर स्टेट में नेबर स्टेट मतलब आप कंट्री समझिएगा, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब कंट्री होता है, तो नेबर स्टेट में प्रेफर करते हैं क्योंकि हम एक्ट ईस्ट, पहले तो हम लुक ईस्ट के तहत रिश्ते मजबूत करना शुरू किए थे, उसके बाद हमने एक्ट ईस्ट के तहत हमने नेबर को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। तो ये बताता है कि इंडिया की प्रायोरिटी क्या है और बांग्लादेश की प्रायोरिटी क्या है। तो बांग्लादेश ने ये सिंबॉलिक मैसेज दिया है, अपनी प्रायोरिटी दिखाई है कि हम किसके साथ रिलेशनशिप बढ़िया करना चाहते हैं, किसके साथ रिश्ते हम मजबूत करना चाहते हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सेकंड विजिट के लिए, सेकंड स्टेट विजिट के लिए किसको चुना? चाइना को चुना। तो ये प्रायोरिटीज दिखाता है कि आपने चाइना को चूज किया ओवर इंडिया। तो इंडिया के साथ वो डिफरेंसेस और डिफरेंसेस होने की यही कारण है कि शेख हसीना के असाइलम को आपने वैलिड ठहराया, और जब हमने उसको शेख हसीना को हैंडिंग ओवर करने के लिए कहा तो आप हैंड ओवर कर नहीं रहे। और भी बहुत सारे तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जो आगे चल के हम अभी देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले अभी बता चुका कि ये टीआर मतलब होता है तारिक रहमान विजिटेड फर्स्ट टू मलेशिया, पहले मलेशिया गया, उसके बाद फिर चाइना, सेकंड विजिट है, सेकंड विजिट वो चाइना में चले जाते हैं। और ये फर्स्ट विजिट मलेशिया करने के पीछे भी मुझे लगता है कि ये जियो पॉलिटिकल जो पॉलिसी है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि जनरली ये टेंडेंसी रही है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में, क्योंकि बांग्लादेश में यदि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होती है तो सबसे पहले स्टेट विजिट के लिए, फॉरेन विजिट के लिए वो भारत आना पसंद करते थे, क्योंकि भारत के साथ हमारे
उनके अच्छे रिलेशन डिपेंड करते थे, क्योंकि वो मेजर इकोनॉमी भी है। चाइना तो खैर, चाइना तो बांग्लादेश से बहुत दूर है, क्योंकि जो होल बॉर्डर है देखे तो केवल बांग्लादेश का बॉर्डर, यदि आप पॉलिटिकल मैप देखें तो जनरली वो मेजर पार्ट है वो इंडिया, इंडिया से लगता है। देन कुछ पार्ट है, कुछ 100 किलोमीटर है वो म्यांमार, बर्मा से लगता है। तो जो लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है जो इंडिया का, भारत देश की जो सबसे बड़ी लैंड सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर है। मींस इंडिया का सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री यदि किसी के साथ शेयर होता है तो 4996 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ होता है। और ये बॉर्डर कैसा है? तो पोरस है, फ्रेजाइल है। पोरस मतलब अभी ये बिल्कुल कोई भी आदमी इधर से उस पार जा सकता है। हालांकि जो दोनों देश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बॉर्डर पर सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन फिर भी वो पोरस है, फेंसिंग नहीं है। अभी कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इस पे बहुत फास्ट काम कर रही है कि ये जो पोरस बॉर्डर है उसको क्यों ना हम फेंसिंग किया जाए। जैसे कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो फेंसिंग हो चुकी है। यदि हम रन ऑफ कच्छ एरिया, गुजरात का कुछ एरिया छोड़ दिया जाए तो वो फेंसिंग किया गया है, ताकि जो मूवमेंट है, जो इलिसिट थिंग्स है या जो इलीगल मूवमेंट है उसको रोका जा सके। फ्रजाइल बहुत है, क्योंकि इसके थ्रू जो पोरस बॉर्डर, फ्रजाइल बॉर्डर है, उसके थ्रू इलीगल एक्टिविटीज किया जाना बहुत संभव है, वल्नरेबल भी है। क्यों? क्योंकि लोग के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो रहे, क्योंकि बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, एक समय में अखंड भारत के ही हिस्से थे। ब्रिटिश इरा में भी हमने देखा है ये पार्ट ऑफ दी बंगाल रहते थे। और साजिश के तहत जो लॉर्ड कर्जन थे 1905 में बंगाल का विभाजन, बाइफर्केशन ऑफ बंगाल, क्योंकि वहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी होती थी वो बहुत होती थी, इसलिए वो बंगाल के विभाजन पर काम कर रहे थे। तो उस समय बहुत बड़ा ये एरिया था। तो वल्नरेबल बॉर्डर जो बांग्लादेश और इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बहुत वल्नरेबल है। वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जो भारतीय मुद्रा है, जैसे कि 100 रुपए, 100 रुपए के नोट्स हो गए, 500 के नोट्स हो गए, 200 के नोट्स हो गए, 50, 20, 10 रुपीज नोट्स, या फिर कॉइन्स। इसमें कॉइन्स भी हम स्वाइन कर सकते हैं जो इलीगल तरीके से हमारी इकोनॉमी पे जो चोट करना चाहते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स के थ्रू। क्योंकि उस जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई इसमें लिखती है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं उसके पीछे हम जानते हैं कि गोल्ड का वो रहता है, बैकिंग रहता है कि हाँ भाई यदि 100 रुपए का तो 100 रुपए के बराबर का गोल्ड, 500 है तो 500 रुपए का बराबर का गोल्ड आरबीआई रखता है। उसके बिहाफ में वो कॉइन है, पैसा है, जो करेंसी नोट्स है उसको वो रिलीज करता है। तो और अगला है रैम्पेंट इलीगल माइग्रेशन। जो इलीगल माइग्रेशन, क्योंकि कुछ समय बांग्लादेश इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा पुअर कंट्री है, वहाँ पे रोजगार के साधन है, या फिर जो माइनॉरिटीज हैं, कुछ समय पहले जैसे बात की थी हम, माइनॉरिटीज हैं, हिंदूस हैं, उन पे एट्रोसिटीज करते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि हम ये जो पोरस बॉर्डर है उसके थ्रू हम इंडिया में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि इंडिया में हिंदू की संख्या मेजॉरिटी में है, तो वहाँ हमारे साथ एट्रोसिटीज नहीं होगा। ऐसा कि वो माइग्रेट करके आ जाते हैं, लेकिन ये माइग्रेशन इलीगल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो बांग्लादेश के सिटीजन हो, लेकिन आपने इलीगली, बिना कोई डॉक्यूमेंट से, बिना कोई वैलिड दस्तावेज से, बिना कोई भारत सरकार की सहमति से आप पोरस बॉर्डर के थ्रू चुपके से रात में या फिर गलत तरीके से आप इलीगली इंडिया में एंटर करते हैं, लेकिन वो इलीगल है। और ये पोरस बॉर्डर है, तो बॉर्डर बहुत वल्नरेबल है। क्यों वल्नरेबल है? क्योंकि वहाँ पे शेल्टर और टू टेररिस्ट, कई जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट मतलब कंट्री होती है, उनकी ये फितरत होती है कि वो जो टेररिस्ट एक्टिविटी करती है या फिर उसके कंधे पे बंदूक रख के किसी देश पर निशाना करती है, ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं या फिर संस्था होते हैं उस पे वो बचाव करती है और उसको पनाह देती है कि हाँ भाई हम इंडिया को पेन पहुंचाएंगे,
पहुंचाएंगे। कैसे? 1000 cuts विथ ब्लड्स। डायरेक्ट वार में तो इंडिया से जीत पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। इंडिया भी इंडिया बोलता हूँ, चाइना चाइना भी डायरेक्ट टकराने से बचती, क्योंकि 1965 एक धोखा था, क्योंकि हम उस समय न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे। हालांकि चाइना ने भी हुआ था, लेकिन हम हिंदी हिंदी चीनी बाई बाई की स्लोगन को दोहरा के ये कर सकते हैं कि चाइना तो हम पे अटैक करेगा नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी और वहाँ के माओ जेडोंग बहुत क्लोजली रिलेशनशिप रखते थे और बहुत विश्वास पे चलते थे कि, लेकिन माओ जेडोंग ने हम धोखा किया और पीठ पीछे हमें 1962 का युद्ध दे दिए थे। और वहाँ पे ये जो इंडिया एंड बांग्लादेश का बॉर्डर, वहाँ इंसर्जेंट ग्रुप्स, वहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको पनाह देती है, ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज रहे, टेररिस्ट लिंक्स रहे, मतलब भारत को अस्थिर रखा जाए। ऐसे ही किसी स्टेट की पॉलिसी कई बार रहती है बैक में, तो ऐसे लोगों को पोरस बॉर्डर के थ्रू पनाह दिया जाता है। अगले पॉइंट में देखते हैं कि क्या लिखा है। व्हेन बांग्लादेश वाज ईस्टर्न पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या था एक समय में, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ, तो पाकिस्तान केवल वेस्टर्न पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान है वो केवल पाकिस्तान नहीं था, क्योंकि ईस्टर्न पाकिस्तान में आज का जो बांग्लादेश है वो ईस्टर्न पाकिस्तान था। क्योंकि हम जानते हैं कि 1947 में रिलीजन रिलीजन के बेस पे पार्टीशन हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के गॉडफादर कहे जाते हैं, उन्होंने रिलीजन के बेस पे पाकिस्तान बनाने के क्या जिद कर दिया था। कैबिनेट कमेटी जब आई थी तो उसके सामने वो कहते हैं कि हमें तो कोई भी कीमत पे पाकिस्तान चाहिए, चाहे उसके लिए हमें ब्लड शेड क्यों ही ना करना पड़े। और हम जानते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे में जो कैलकाटा है, ढाका है, या अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूँ, उस समय डिवाइड नहीं किया, तो ये डायरेक्ट एक्शन डे में नुआखोरी है, इसमें इतने नरसंहार हुए, जो मैसेकर हुए थे, उसको देख के तो रूह कांप गई थी। अंत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि ठीक है, हम पार्टीशन को एक्सेप्ट करेंगे करके, और इस पर फिर पार्टीशन कमेटी बनाई गई और उसमें डिसीजन लिया गया। तो ये जब ईस्टर्न पाकिस्तान था, तो इस एरिया को मतलब बांग्लादेश को यूज किया जाता था पाकिस्तान के द्वारा कि इंडिया को डिस्टर्ब रखा जाए, क्योंकि इस यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे ईस्टर्न पाकिस्तान है, इधर वेस्टर्न पाकिस्तान है, तो ये दोनों, क्योंकि गवर्नमेंट तो यहाँ से रूल होती है, ये भी उसकी टेरिटरी है, दोनों मिलके इंडिया पे अस्थिर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि डायरेक्ट वार लड़ पाना तो उनके बूते की बात नहीं थी। इसलिए वो चाहे टेररिस्ट के थ्रू, चाहे इलीगल एक्टिविटी के थ्रू, चाहे उनकी इकोनॉमी को फेक इंडियन करेंसी के थ्रू नुकसान पहुंचाने की बात हो, तो इसके थ्रू वो इंडिया को डिस्टर्ब रखना चाहता था। इवन आज भी ये भारत विरोधी मंशाएं वहाँ जन्म ले रही, तो इसके पीछे भी यही एक कारण है कि इंडिया को कैसे अनस्टेबल रखा जाए। और अगले पॉइंट में देखते हैं, आफ्टर गॉट इंडिपेंडेंस गॉट करते हैं कौन? पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश कब लिबरेट करते हैं? 1971 में, जब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है एक आंदोलन छेड़ देता है कि अब तो हमको आज़ाद होना ही पड़ेगा। जैसे अवामी लीग के वो पुरोधा थे शेख मुजीबुर रहमान, उसके बाद फिर शेख हसीना उसकी उनकी जो डॉटर है ये प्रो इंडियन थे। प्रो इंडियन इसलिए थे क्योंकि 1971 में जब ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, तो वेस्टर्न पाकिस्तान से मिलिट्री यहाँ पे आने लगी थी, यहाँ पे जो प्लेन आने लगे थे। किस लिए? जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं उन पे एट्रोसिटीज कर रहे थे, नरसंहार कर रहे थे, बहुत उनको उत्पीड़न किया जा रहा था। और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर है, जिसमें कि शेख हसीना के जो फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी अगुवाई में जो अवामी लीग थे, उन्होंने
हाँ, बहुत लड़ाई लड़ी और उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने भरपूर मदद दी। इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत हेल्प किया शेख मुजीबुर रहमान जी का। और ये पाकिस्तान जो वेस्टर्न पाकिस्तान है उससे लिबरेट करवाते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान से, और जन्म होता है बांग्लादेश का, अमार सुनार बांग्लादेश, जैसा कि आप जानते ही हैं। हमने जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं ना कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थी वो दो देश के नेशनल एंथम को लिखते हैं, जन गण मन को इंडिया के लिए और अमार सोनार बांग्लादेश को बांग्लादेश के लिए लिखते हैं। तो ये एक जनरल नॉलेज का फैक्ट बोल सकते हैं। जो कॉज, ये अगले पॉइंट में देखते हैं, कॉज और टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो टेंशन जो आजकल चल रहे हैं या कुछ समय पहले भी टेंशन तो रहता ही थोड़ा ना थोड़ा, तो उसके क्या कॉज हैं, तो उसके कारण, इसको कारण बोल सकते हैं इलीगल माइग्रेशन। जैसे कि हमने पहले देखा कि यहाँ इलीगल माइग्रेशन ज़्यादा है। इंडिया से बांग्लादेश जाने वाले लोगों की तादाद बहुत लेस है। इंडिया से बांग्लादेश जाने वाले लोग बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक खुशहाल कंट्री है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे इन्फिल्ट्रेट इलीगल जो माइग्रेंट्स है वो बांग्लादेश से आ गए हैं। असम असम में जानते हैं कि वहाँ पे भी असम का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगता है, और वहाँ बहुत सारे इलीगल लोग आ गए हैं, जिसमें असम के लोगों में ये डर हो गया कि ये जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है कि कहाँ की जो असम की डेमोग्राफिक सिचुएशन है, वहाँ के कल्चर है, वहाँ की डाइवर्सिटी है, वहाँ के रोजगार है, उस पर जो इलीगली जो आए हुए हैं बांग्लादेश के लोग वो कब्जा कर लेंगे, तो फिर हमारे बच्चे, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कहाँ जाएंगे, इस पर गहरी चिंता है असम की। बंगाल में तो था ही। और दूसरा पॉइंट देखते हैं बॉर्डर इश्यूज। जो स्कर्मिसेस होते रहते हैं इलीगली, यदि कोई पार कर रहा है और कोई फोर्सेस ने देख लिया, चाहे बांग्लादेश की फोर्स हो चाहे इंडिया की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ है जो गार्ड करती है इंटरनेशनल बॉर्डर को इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच को। तो यदि इन्होंने देख लिया किसी को इलीगली बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, तो पहले तो वार्निंग देती है, फिर भी यदि वो सुन नहीं रहा तो मजबूर होकर कई बार उनको सख्ती दिखानी होती है। तो ये जो बॉर्डर स्कर्मिसेस है वो हो जाना एक कॉमन हो जाता है। जैसे कि अभी हाँ, कुछ 15 दिन के भीतर की बात होगी, जो फेंसिंग का काम स्टार्ट हुआ था मेघालय मेघालय या फिर त्रिपुरा की बात है। तो इंडियन गवर्नमेंट फेंसिंग करने का काम करे ताकि ये जो इलीगल जो माइग्रेशन है उसको रोक सके। तो उसके लिए जब इंडियन साइड से जो वर्कर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बॉर्डर को फेंसिंग करने जाते हैं, तो फिर जो बांग्लादेश गार्डिंग फोर्स है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, वो अपोज करती है और वहाँ पे स्कर्मिशेस देखने को मिलती है। तो ये बॉर्डर इश्यूज ये बहुत बड़ी चीज है। और थर्ड पॉइंट में देखते हैं शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर ट्रीटी 1996। जो गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी 1996, उस पे बांग्लादेश की नाराजगी है कि भाई हमको तो बहुत कम पानी मिलता है। जो गंगा नदी निकल के आ रही है उसके बहुत सारा पानी है, उसमें से बहुत सारे पानी को तो इंडिया यूज़ कर लेता है, हमारे पास बहुत लेस वाटर आता है, और हम उस पे इंडिया पे डिपेंड है। चाहे तो इसको इंडिया यदि चाहे तो स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकली एक वेपन बना सकता है, पानी को कभी रोक दो या पानी को रोक देने से वहाँ पे जो सबसे बड़ा वो है गोल्डन फाइबर, आई थिंक उसको जूट को बोलते हैं। तो जूट की पैदावारी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा होती है। और कपास की पैदावारी भी, कपास और कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जैसा आप कुछ साल भर के भीतर की बात है, तो इंडिया मतलब बांग्लादेश ने इंडिया को सरपास कर दिया। इंडिया बांग्लादेश के कंपैरिजन में बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन बांग्लादेश जो टेक्सटाइल एरिया में है वो इंडिया को पीछे छोड़ दिया। मतलब वहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर और जो इंडिया से गंगा रिवर, मतलब दो जो मेजर रिवर है ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर, इसके वाटर से
जो सेडिमेंट्स जाते हैं वो इतनी फर्टाइल होती है। तो वहाँ पे जो जूट है, वहाँ पे जो कपास है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो इतनी फ्लोरिश होती है, इतनी फर्टाइल लैंड में बहुत पैदावारी होती है, जिससे ये जो बांग्लादेश है उसको बहुत फायदा करती है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी है गंगा वाटर ट्रीटी 1996 को लेकर के, हमको भैया बहुत कम पानी मिलती है। और जो 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर है वो उसके पानी उसका पानी है जो बांग्लादेश तक पहुंचना चाहिए, लेकिन बहुत लेस लेस जो अमाउंट है, लेस अमाउंट में बांग्लादेश को मिलता है, क्योंकि अधिकतर पानी को इंडिया या तो बैराज बैराज बना के रोक लेती है, बांध बना के रोक लेती है, तो जिसके कारण बांग्लादेश में लेस वाटर मिलता है, स्कैरसिटी वाटर की होती है, जिसके कारण नाराजगी वहाँ पे है। और ये जो गंगा वाटर ट्रीटी है वो एक्सपायर होने वाली कब, दिसंबर 2026, यानी कि इसी साल दिसंबर में 31 दिसंबर 2026 को ये एक्सपायर हो जाएगी। और इसको जहां तक अभी जियो पॉलिटिकल टेंशंस दिख रहे हैं उसमें नहीं लगता कि ये एक्सटेंड होने वाले हैं। हाँ, यदि दोनों गवर्नमेंट आपस में बात कर लेती है, शीर्ष लेवल पे बात होती है, तो कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन जैसे तनातनी चली आ रही है एक दूसरे को अवॉइड करना, जैसे कि ये तारिक रहमान चाइना को सेकंड स्टेट के रूप में विजिट कर रहे हैं, चाहे तो इंडिया को विजिट करके ये मामला सुलझा सकते थे, लेकिन उनका स्टेट विजिट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये इसके रिन्यू पर अफेक्ट करेगा। और रिन्यू पे अफेक्ट करेगा तो फिर उसको लेस वाटर मिलेगा। और वाटर किसी स्टेट की, किसी कंट्री की नींव होती है, क्योंकि आप बड़े से बड़े उद्योग में, बड़े से बड़े इंडस्ट्री में आप वाटर को यूज़ करते हैं, और वो सबसे बड़ा वाटर, घर से लेके बड़े बड़ी इंडस्ट्री तक वो सबसे बड़ा क्रूशियल एसेट होता है वाटर। और जैसे कि अगला पॉइंट देते हैं, शेख हसीना असाइलम, वहाँ पे कू होता है, और कू में शेख हसीना वहाँ बांग्लादेश को छोड़ के असाइलम मांगती है इंडिया से, और इंडिया उसको असाइलम दे देता है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको हैंग टिल डेथ, मतलब हैंग टिल फांसी की सज़ा देते हैं। और जो मोहम्मद यूनूस है, या फिर उसके बाद इलेक्टेड प्रधानमंत्री तारिक रहमान है, वो अपने इलेक्शन कैंपेन में कहता है कि शेख हसीना को भारत द्वारा बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए करके, लेकिन भारत ने इस पर कोई एक्शन नहीं उठाया। तो इस पर नाराजगी ये इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ की है, उस पर भारत पे है इसकी नाराजगी। और अगला पॉइंट है तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। तीस्ता रिवर जो सिक्किम स्टेट से निकल के फ्लो होके इंडियन टेरिटरी से फ्लो होके बांग्लादेश में इंटर करती है। और इंटर करती है तो इसका जो वाटर है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि गंगा रिवर का वाटर, ब्रह्मपुत्र का वाटर, तीस्ता रिवर का वाटर, दोनों ये जो बड़े बड़े रिवर्स हैं उसके साथ में ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि तीस्ता रिवर के वाटर को मेजरली इंडिया यूज कर लेता है बहुत कम मात्रा में। जैसे कि हम कुछ देर पहले कहाँ पे पढ़े थे, शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर, तो वैसे ही तीस्ता रिवर के वाटर को बैराज डैम बना के रोक लिया जाता है। तो बहुत कम मात्रा जो वाटर शेयरिंग है वो बांग्लादेश तक पहुंचती है। और ये जो टेंशन है, पॉलिटिकल प्रेशर है वेस्ट बंगाल का कहना है कि भाई हमारे पास वैसे भी वो वाटर स्कैरसिटी है, तो आप जो बहुत मात्रा में पानी ये वेस्ट बंगाल इंडियन गवर्नमेंट को बोल रही है। दिल्ली में जो लुटियंस दिल्ली में जो बैठी है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको बोल रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा पानी शेयर बांग्लादेश के साथ मत कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश का जो हित है वो तो है ही, लेकिन हमारा भी हित है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में यदि वाटर स्कैरसिटी हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा करके। तो ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है वेस्ट बंगाल वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और बांग्लादेश के बीच में जो वाटर शेयरिंग है उसको लेकर डिस्प्यूट, जैसा ये मैप देख सकते हैं, ये कोई अनडिफाइंड है, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जैसे कि ये अगरतला त्रिपुरा ये है,
ये त्रिपुरा स्टेट है, ये बांग्लादेश है, इंटरनेशनल बॉर्डर ये बांग्लादेश है। यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे कुछ पोर्शन में आपको असम मिल जाएंगे। ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ये कोलकाता दिख रहे हैं। तो ये मोंगला पोर्ट ये है, और ये है चिटगांव। तो चिटगांव के बारे में, चिटगांव और मोंगला पोर्ट जो बांग्लादेश के दो बहुत बड़े पोर्ट हैं। चिटगांव सबसे बड़ा है और मोंगला सेकंड नंबर का बड़ा है। तो ये दोनों का सिचुएशन है। और जो बांग्लादेश ने अपने मोंगला पोर्ट्स को चाइना को हैंड ओवर किया कि हाँ भाई यहाँ आप मिलिट्री बेस बना सकते हो या इसको स्पोर्ट को डेवलप करो, तो चाइना यहाँ पे आके बैठेगा अपने साजो सामान के साथ, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ। तो देख सकते कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ से कितनी दूरी है ये देखिए। ये कोलकाता ये इंटरनेशनल बॉर्डर से मतलब कुछ 100 किलोमीटर की बात होती है। और ये बे ऑफ बंगाल है, मतलब यहाँ से ये इंडिया टेरिटरी की पार्ट है। और यहाँ से मैं ऐसे जाऊं, ये शॉर्टकट ये है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पाइंग का काम करेगा चाइना, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के थ्रू वो जासूसी करने का काम करेगा इंडिया की क्या इसके क्या चल रहा है इंडिया में, ऐसा करके। तो इंडिया डिपेंडेंट ऑन चिटागोंग पोर्ट फॉर नॉर्थ, जैसे बताया ना, यहाँ यदि कोई पोर्ट है ये कोलकाता का, तो हमको नॉर्थ इंडिया को इससे करना है। ये नॉर्थ इंडिया है, ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट है ऐसा। ये तो ये म्यांमार है, ये नहीं, यहाँ ये एरिया है। अरे बहुत बहुत यहाँ पे ये हो गया, ये एरिया है इंडिया का। ये त्रिपुरा है, इधर मिजोरम वगैरह है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम जो ये पोर्ट है चिटागोंग पोर्ट, चिटागोंग पोर्ट, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आ रहा मुझे। तो ये नॉर्थ इंडिया के लिए डिपेंडेंट, तो ये इसके थ्रू ही यहाँ पे हम अपना सामान उतारते हैं। फिर यहाँ से हम रोड कनेक्टिविटी के थ्रू अपने नॉर्थ स्टेट, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम के इधर कुछ पार्ट्स है, मेघालय है, उस पर हम मतलब 7 सिस्टर्स स्टेट तक यदि हम कुछ सामान पहुंचाना चाहते हैं तो कोलकाता पोर्ट से हम इस पोर्ट के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाने के लिए हम डिपेंडेंट हैं वहाँ पे। लेकिन यदि वहीं पे आके चाइना यहाँ पे बैठ गया, वो उकसाने लगेगा बांग्लादेश को कि देखो भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा करके। तो तो डेवलपमेंट ऑफ मोंगला पोर्ट, इसके बारे में जानते हैं। जो एमओयू हुआ था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में 2015 में हुआ था। पीएम मोदी उस समय 2015 में, 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी 2015 में, उस समय के जो बांग्लादेश के पीएम थे शेख हसीना, उसके साथ ही इसको एमओयू करते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन हो, पॉलिटिकल डेडलॉक बोल सकते हैं। तो इसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। फिर अभी जो तारिक रहमान है वो चाइना जाते हैं, फिर वो उसके साथ मोंगला पोर्ट को डील करते हैं कि हाँ भैया मोंगला पोर्ट का डेवलपमेंट है, उस पर जो स्ट्रेटेजी है वो आप देखो ऐसा करके। तो फिर और ये चाइना की तो ये पॉलिसी रहेगी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है उसके तहत वो इंडिया को इनसर्कलिंग ऑफ इंडिया को इनसर्कल करने की वो पॉलिसी बना रहे हैं। ताकि इंडिया, यदि कल की डेट में इंडिया इंडो चाइना वार होता है, एक पॉसिबिलिटी है, यदि इंडो चाइना वार होता है तो इंडिया को हम हर साइड से घेर, क्योंकि ये इंडिया है। तो यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे मलक्का है इंडोनेशिया, और यहाँ पे अरब सागर है। अरब सागर में जो अफ्रीकन कंट्रीज है, मेडागास्कर, सेशेल्स यहाँ पे है। तो इसमें हर जगह पे बायलैटरल टाइज या मल्टीलैटरल टाइज के साथ चाइना ने अपने मिलिट्री बेसेस, पोर्ट्स को डेवलपमेंट करने के बहाने उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का जाल बुना है। इंडियन जो कोई अटैक फ्यूचर में यदि कुछ होता है उसको काउंटर करने के लिए। और इंडियन ओजीन में जो हिंद महासागर है उस पर चाइना को काउंटर करने के लिए वो पॉलिसी, इंडिया को चाइना काउंटर करने के लिए वो चाइना ने पॉलिसी बना रखी है। चाइना नियर टू इंडियन बॉर्डर, और इस मोंगला पोर्ट के थ्रू जो चाइना है वो इंडियन जो बॉर्डर है उसके नियर आ जाएंगे, बहुत पास आ जाएंगे, जिससे वो क्या कर सकते हैं, नियर टू सिग्नली कॉरिडोर,
जब वो नियर आ जाएंगे और इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत पास आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे इंडियन एक्टिविटी है उस पर नज़र रख सकते हैं। इवन बांग्लादेश को भी वो भड़का सकते हैं कि अरे देखो इंडिया ऐसा ऐसा कर रहा है, तो क्यों उसके साथ मत जाओ, हम आपका पोर्ट डेवलप करेंगे, हम आपका रोड डेवलप करेंगे, आपकी बिल्डिंग हम बनाएंगे, रोड हम बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करेंगे। तो आप इंडिया के साथ टाई मत करो, हमारे साथ टाई रखो, तो हम आपको पूरा डेवलपमेंट करने में वो करेंगे। मतलब डेट ट्रैप, चाइना की डेट डेप डेट डेट बोलते हैं, डेप नहीं बोलते हैं, डेट, ये बी साइलेंट हो जाता है, डेट डेट ट्रैप मतलब पैसा पहले दो, उसके बाद फिर उसको डेट ट्रैप पे फांसो। यदि वो पैसा पे नहीं कर पा रहा है तो उसकी उसका पोर्ट है या जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको फोर्स करना, सीट करने के लिए। हाँ कि आप पैसा तो दे नहीं पा रहे हो तो ठीक है भाई, ये टेरिटरी हमको दे दो 99 साल के लीज में कि 80 साल के लीज में कि 50 साल के, मतलब जो भी टर्म रहा हो ऐसी। तो चाइना और बांग्लादेश ज्वाइंटली अनाउंसेस, जब अभी तारिक रहमान चाइना गए थे तो ज्वाइंटली अनाउंस करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है भाई?